परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में 116.54 करोड़ रुपए लागत की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 538.91 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। तो बता दें, जिस तरीके से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, क्या कहना है आपका? है क्योंकि 655.45 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों होगा। मुख्यमंत्री तकरीबन 10:30 बजे के आसपास वहां पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से आज जो भीषण सौगात देवरिया वासियों को मिल रही है, देवरिया भी अब मुख्य विकास की धारा से जुड़ेगा। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 116.54 करोड़ रुपए की लागत की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण है और 538.91 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर ली है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, 292.07 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला देवरिया कसिया मार्ग चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण काम सबसे अहम माना जा रहा है, जिसकी काफी दिनों से मांग हो रही थी। देवरिया और कसिया का जो ये मार्ग है, ये काफी पतला था, यानी कि 2 लेन था। इसे चौड़ीकरण किया गया है, तकरीबन 4 लेन इसे किया गया है। इसके अलावा देवरिया हाटा मार्ग के सुंदरीकरण का कार्य किया गया है, जिस पर तकरीबन 75 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया गया है। सोहनवा रामनगर देहसी देवरिया मार्ग, हेतिमपुर संपर्क मार्ग, नए सेतु का निर्माण, बचौज घाट पंकहा मार्ग स्थित खनवा नाला पर समांतर पुल निर्माण का भी शिलान्यास होगा। तो कहीं ना कहीं देवरिया में जिस तरीके की समस्याएं थी रोड के चौड़ीकरण को लेकर के, और कई जगह पर जो नाले थे उनके ऊपर पुल नहीं था, जिससे लोगों को एक घूम करके जाना पड़ता था, तमाम तरीके की समस्याएं जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। मुख्यमंत्री ने बजट पे दिया था और अब उन योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। जल्दी ये धरातल पर दिखाई देंगी। और जो जिस तरीके की व्यवस्था है, आप देखिए कि देवरिया एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एक कॉर्नर में पड़ता है। अब कहीं ना कहीं उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक बड़ा बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ दिया, बल्कि आज उसका शिलान्यास करने मुख्यमंत्री खुद जा रही है। मुख्यमंत्री की खासियत है कि वो जब शिलान्यास कार्यक्रम में जाते हैं तो पूरी रूपरेखा समझते हैं कि आखिर निर्माण कार्य कैसे होगा, कितनी जल्दी हो जाएगा और इससे लोगों को कितना आराम मिलेगा। जो भी जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं, तो सबसे पहले जन सुविधाओं को लेकर के जिस तरीके की समस्याएं रहती हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका बजट पास करते हैं और अगर समय रहता है तो खुद ही शिलान्यास या लोकार्पण के कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से छोटे जिलों पर भी फोकस करके इन्हें बढ़ाया जा रहा है, ये अत्यंत सराहनीय कार्य है। जी चलिए, जिस तरीके से मैं ये जानना चाहता हूं पूरी, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है, तो इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है वहां पर प्रशासन की ओर से? देखिए, भीषण गर्मी को देखते हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया में हैं। जिला प्रशासन ने 4 जर्मन हैंगर टेंट लगाए हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात है कि एक दरोगा की ड्यूटी लगाई गई है, जो छाता लेकर के मुख्यमंत्री के साथ चलेगा। पुलिस लाइन से उसे एक विशेष छाता दिया गया है। हेलीपैड से जब मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे, उसके बाद जहां से वो पैदल मंच तक पहुंचेंगे, एक दरोगा उनके साथ में प्रॉपर रहेगा। कई यूनिट पीएससी की कंपनियां लगाई गई हैं, लोकल पुलिस बल मौजूद है, उच्च अधिकारी मौजूद हैं। डीएम ने कल खुद मौके का जायजा लिया है और इसके अलावा जो कार्यकर्ता आज वहां पर जनसभा में सम्मिलित होने आ रहे हैं, उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन ने कराई थी। फिलहाल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए कई जगह रूट डाइवर्जन भी है और देवरिया में आज सीधे तौर पर अगर हम कहें तो हाई अलर्ट मोड पर देवरिया रहेगा, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री रहेंगे और जब तक मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे, कई जगह रूट डाइवर्जन के साथ में पुलिस बल मुस्तैद के साथ तैनात रहेगा। जी तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत। तो जिस तरीके से आपको बता दें, श्रमिक आंदोलन में हिंसा मामले में नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। हिंसा में शामिल वांछित आरोपी अनिल गिरफ्तार हुआ है। वहीं व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ संदेश भेजने का आरोप लगा है। आरोपी ने खुद को बताया सरकारी कर्मचारी।
पुलिस जांच में निकला प्राइवेट कर्मचारी। बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, 13 अप्रैल की हिंसा से जुड़ा है ये पूरा मामला। ग्लोबल कंपनी में पहले कर चुका था काम। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 13 अप्रैल की हिंसा से जुड़ा ये पूरा मामला है। ग्लोबल कंपनी में पहले ये काम कर चुका था, जिसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा में श्रमिक आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जो आपको पता ही होगा विगत दिनों पहले जो श्रमिक आंदोलन हुआ था नोएडा में, हिंसा में शामिल वांछित आरोपी अनिल गिरफ्तार हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ संदेश को लेकर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने खुद को वो निर्दोष बता रहा था, लेकिन पुलिस जांच में निकला ये मुख्य आरोपी। 13 अप्रैल की हिंसा से ये पूरा जुड़ा मामला है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश परिहार जुड़ चुके हैं। रमेश, जिस तरीके से नोएडा में विगत दिनों पहले जो आंदोलन हुआ था मजदूरों का, उसको लेकर आज ये गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में जो 13 अप्रैल को श्रमिक वेतन वृद्धि को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस के द्वारा अनिल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कराया। और इस आरोपी पे जो आरोप था वो ये था कि सोशल मीडिया, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ संदेश भेजने का आरोप लगा था। इसके साथ साथ इसके द्वारा यह बताया गया था कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और मैं किसी उत्तर प्रदेश के किसी डीसीपी जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनकी मैं गाड़ी चलाता हूं, उनका ड्राइवर हूं। लेकिन जब पुलिस ने जांच करी तो जांच में सामने आया ये किसी का भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, ना ही किसी का ये ड्राइवर है। ये एक प्राइवेट कर्मचारी और निजी गाड़ी चलाने वाला मुख्य कारण क्या निकल कर आया है इसमें? नोएडा हिंसा मामले से जुड़ा है जो आरोपी पकड़ा है, अभी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उसमें इसका मुख्य कारण क्या निकला है, ये बताइए पहले। और देखिए, अगर हम बात करें इसके मुख्य कारण की, मुख्य कारण इसका यह है कि इसके द्वारा जो संदेश भेजा गया था व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि इसमें जो भड़काऊ संदेश था कि आप ये दंगे फसाद को बढ़ाइए और जो यहाँ का माहौल है नोएडा का, उस माहौल को खराब करिए। विशेष तौर पर जैसे हमने पहले भी देखा, 13 जो अप्रैल को हिंसा हुई थी, उस हिंसा में और सोशल मीडिया अकाउंटों का प्रयोग किया गया था, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। इनके माध्यम से सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव सेट किए गए थे और उसमें फेक न्यूज प्रसारित की गई थी, जिससे कि जो दंगा फसाद है वो भड़के, श्रमिक और भड़के, और कहीं ना कहीं ये जो आरोपी हैं वो इसमें शामिल है। अगर अभी बात करें 5 आरोपियों की, जो पीछे 5 आरोपी पकड़े थे और पिछले कुछ दिनों में आदित्य आनंद जो मुख्य साजिश करता था, उसके बाद मनीषा चौहान, उसके बाद सत्यम वर्मा, हिमांशु ठाकुर, और इसके बाद अब जो अनिल की गिरफ्तारी हुई इस कड़ी में, तो ये कहीं ना कहीं साजिश करता थे। और एक चीज मेन थी इन पांचों में, जो पिछली बार पांचों को 5 पकड़े थे, उनका मजदूर बिगुल दस्ता से सीधा कनेक्शन था। मजदूर बिगुल दस्ता से वो लोग जुड़े थे और उनके अकाउंटों से करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग का भी मामला सामने आया था पुलिस जांच में।
वही उसी कड़ी में जांच करते करते नोएडा पुलिस को ये कल जब सुराग मिला के ये जो अनिल नाम का युवक है ये इसमें भी शामिल है और इसके द्वारा ये बताया गया था, फेक तरीके से भ्रमित किया गया था कि नोएडा पुलिस ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ा है, जबकि नोएडा पुलिस से इसका कोई संबंध नहीं था, ना ही ये सरकारी कर्मचारी था। इसने लोगों को ये बताया कि मैं सरकारी कर्मचारियों में डीसीपी का ड्राइवर हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो पुलिस के द्वारा इसको भड़काऊ संदेश के आरोप में पकड़ा गया है और इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, इसे जेल भेज दिया गया। वही इसके साथ साथ नोएडा पुलिस 13 अप्रैल को ही हिंसा के जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। जैसा कि हमने देखा सत्यम वर्मा और आकृति के खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, एनएसए लगाई गई उन पर धारा। तो यूं कहें कि सख्ती लगातार नोएडा पुलिस बरत रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी इस घटना में शामिल थे, 13 अप्रैल को हिंसा को भड़काने में जो भी साजिशकर्ता शामिल थे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही अनिल की बात करें, अनिल जो कि सरकारी कर्मचारी खुद को बता रहा था, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं निकला, ये किसी गुड़गांव की और दिल्ली की किसी प्राइवेट निजी फर्म में काम करता है, उसके लिए ड्राइवरी करता है। लेकिन इसके द्वारा जो स्कैम करा गया था वो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से लोगों को भड़काने के लिए किया गया था। ये क्या करते थे, व्हाट्सएप ग्रुप का एक कोड बनाते थे, बार कोड बनाते थे, उस कोड को और सब लोगों को देते थे, स्कैन करो और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद उसमें ऐसी ऐसी फेक न्यूज डाली जाती थी ताकि जो जनता है, जो श्रमिक है, वो भड़के। उसमें साफ तौर पे हमने पीछे कुछ दिनों पहले जब 13 अप्रैल को हिंसा हुई थी, हम मौके पे ग्राउंड पे मौजूद थे, तो एक फेक न्यूज ऐसी प्रसारित हुई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि नोएडा पुलिस की गोली से 14 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरीके के जो भड़काऊ ये जो फेक न्यूज थी ऐसी प्रसारित की गई थी। और वही मामला इसके अनिल के ऊपर भी यही आरोप लगे हैं कि इसके द्वारा भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फेक न्यूज प्रसारित करी गई थी, भड़काऊ बयान दिए गए थे। यहाँ तक कि इसका जो भड़काऊ बयान ये भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घेराव किया जाए। मतलब हालांकि जो इस तरीके की जो भड़काऊ बयानबाजी थी वो सामने आई, नोएडा पुलिस ने रडार पे लिया और जांच के बाद इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। चलिए रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद अधिक जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी में मिले हैं सिर कटे शव। मामले में बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताते चलें, पुलिस जांच में सामने आया है कि गैर समुदाय के युवक से प्रेम संबंध के शक में एक पिता ने अपनी ही बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें बैग व बक्से में भरकर ट्रेन की बोगी में रख दिया गया। जीआरपी और फॉरेंसिक टीम की जांच में कुशीनगर के तमकुहिराज इलाके तक सुराग पहुंचे हैं, जहां आरोपी पिता विगन अंसारी समेत परिवार के अन्य लोगों की भूमिका सामने आई है। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल सामान और लापता सिर की तलाश में जुटी है। मामले में कई अहम साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। हम लोग को तो सुबह जानकारी हुआ है, रात को पुलिस आई थी, हमारे ही द्वार पर गए थे, पूछताछ किए थे, हम लोग को जानकारी सुबह हम लोग जाने के हाँ मर्डर हुआ है। क्या पता ही चला है कि जीवन नंबर काट करके बक्सा में बंद करके गोमती नगर एक्सप्रेस में भेज दिया। बस यही हम लोग जानते हैं। वहीं बदायूं के इस्लाम नगर डकैती कांड पर सियासत तेज हो गई है। सपा सांसद आदित्य यादव ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। वहीं एक्स पर पोस्ट कर कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। बेखौफ बदमाशों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से वारदात, पुलिस की नदारत, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों से बेरहमी से मारपीट की है। एक ही रात में एक घर में डकैती, 4 घरों में चोरी की वारदात सामने आई है। तो एक ही रात में डकैती और कई घरों में चोरी की घटना सामने आई है। यह पूरा मामला इस्लाम नगर डकैती कांड से जुड़ा हुआ है, जहां सपा सांसद आदित्य यादव ने सरकार और पुलिस पर सीधा सवाल उठाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस्लाम नगर डकैती कांड पर सियासत तेज होती दिखाई दे रही है, जहां सपा सांसद आदित्य यादव जो हैं वो सरकार और पुलिस को सीधा घेरते हुए, पूरे सिस्टम को घेरते हुए नजर आए हैं। जहां ये पूरी घटना इस्लाम नगर डकैती कांड पर बताई जा रही है, जहां पर सपा सांसद आदित्य यादव सीधा सीधा सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना एक ही रात की है, जहां डकैती हुई और चोरी हुई है। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हम, एक ही रात में जहां इस्लाम नगर डकैती कांड पर
सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। सपा सांसद आदित्य यादव ने सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही रात में डकैती और कई घरों में चोरी की घटना के सामने आने के बाद आज सपा सांसद आदित्य यादव ने सीधा सरकार और पुलिस के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ बोला है कि भाई एक ही रात में एक ही जगह और कई घरों में चोरी की घटना जिस तरीके से हो रही है वो सीधा सीधा सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नियाजी खान हमारे साथ मौजूद हैं। नियाजी, जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बता दूं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये एक बीती रात ये डकैती की घटना को अंजाम दिया था। ट्रैक्टर ट्राली लगाकर बदमाशों द्वारा कच्छा बनियान पहनकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो मौके पर ये पुलिस पहुंचती है और एसएसपी अंकिता शर्मा पहुंचती है, डीआईजी पहुंचते हैं, घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं। वहीं देखा जाए तो इस घटना को लेकर एक सियासी विवाद भी शुरू हो चुका है। वहीं सपा सांसद बदायूं आदित्य यादव हैं, उन्होंने भी एक्स पर ये ट्वीट किया है और ट्वीट करने के बाद और भाजपा पर और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक बड़ा सवाल भी ये खड़ा किया है। वहीं देखा जाए तो लगातार 3 घरों में एक ही थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन पुलिस बिल्कुल सोई रहती है और पुलिस को कानो कान भनक नहीं लगती है। जब पीड़ित परिवार थाने पर पहुंचता है और जब शिकायत करता है तब पुलिस को पता चलता है कि इनके साथ में ये घटना कर दी गई है। वहीं देखा जाए तो अब ये सियासी पारा भी ऊपर चढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अमेठी में भीषण बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय 6 से 8 घंटे तक लगातार बिजली बाधित रहने से लोग गर्मी से पूरी रात जागने को मजबूर हैं। विभाग 18 घंटे बिजली आपूर्ति को दावा कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है कि सप्लाई रात में ज्यादा प्रभावित हो रही है। तिलोई डिवीजन में करीब 30,000 उपभोक्ता इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। वहीं अधिशासी अभियंता का कहना है कि बिजली आपूर्ति 18 घंटे दी जा रही है, लेकिन कटौती का समय रात्रि में शिफ्ट हो गया है और जल्द सुधार की संभावना भी है। भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है और भीषण गर्मी में बिजली कटौती लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में सरकारी आंकड़े दावा कर रहे हैं कि जैसे पूर्व में बिजली मिला करती थी वैसी ही बिजली आज भी मिल रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली बराबर प्रदान की जा रही है। लेकिन क्या वाकई में ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली मिल रही है? लोगों में भीषण गर्मी में जो दहशत का माहौल है, बिलबिलाते नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। इस समस्या का समाधान आखिर कैसे और कब होगा, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं तिलोई डिवीजन के अधिशासी अभियंता राकेश रोशन जी। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि भीषण गर्मी, अघोषित कटौती, रात में लोग सो नहीं पा रहे हैं, रात का रोस्टर जो है ये अजीबोगरीब है, इससे समस्या कैसे समाधान होगा? सर, अमेठी में देखा जाए तो खास करके पूरे जनपद में बिजली की हाहाकार मची हुई है, अघोषित कटौती है, रात में कटौती है, और आप कह रहे हैं कि कितने घंटे आपके यहाँ से सप्लाई दी जा रही है? ऐसा कि सप्लाई मुझे जो है वो 132 के जो सप्लाई मिल रही है वो 18 घंटे की सप्लाई मिल रही है। तो कटौती ये है कि हाँ, कटौती जो है पहले जो दिन में रोस्टिंग होती थी वो रोस्टिंग का टाइम बदल के रात में कर दिया गया है। रात में रोस्टिंग हो रही है, बाकी दिन में जैसे मुझे सप्लाई मिलती है तो उसी में कुछ समस्याएं आ जाती है फीडर पे, उसमें लाइन में शॉर्ट ड्यूरेशन का शटडाउन लेते हैं, तो इस वजह से दिन में छोटी छोटी कटौती हो जाती है। बाकी जो इनपुट जो मुझे 18 घंटे का वहाँ से मिल रहा है। क्या लगता है कि ठंड के सीजन में भी बिजली कटौती का भयंकर देखने को मिला था मंजर, और गर्मी को लेकर तैयारियां विभाग ने की, आप लोगों की लगातार मीटिंगें होती हैं उच्च अधिकारियों से लेकर जनता के बीच, आपको इसका समाधान करने के लिए निष्कर्ष निकालना होता है, फिर ये समस्याएं आने वाले समय के लिए सरकार से लेकर जिम्मेदार क्यों नहीं सोच रहे हैं कि भीषण गर्मी में आज की डिमांड कितनी है बिजली की? इसमें ऐसा है कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले काफ़ी आंधी पानी आया था तो उस समय डिमांड काफ़ी कम थी,
अभी क्या है कि अचानक जैसे कल का डिमांड देखिए, 30,000 मेगावाट डिमांड जो है क्रॉस कर गया है। तो 30,000 अचानक से डिमांड बढ़ा है। जैसे कुछ दिन पहले बारिश वारिश हो रही थी, तो अचानक से जब डिमांड बढ़ता है तो कुछ दिनों तक सेटल होने में लगता है। जैसे उसमें बिजली का परचेज वगैरह भी किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, तो उसमें जल्दी ही इसको मतलब सेटल आउट कर दिया जाएगा। अभी कुछ दिनों का ट्रांजिशन फेज है, इसमें जल्दी इसको ऊपर लोग बातचीत भी हो रही है। रात की कटौती को अगर दिन में कर दिया जाए तो सुकून होगा, राहत भरी खबर होगी ये लोगों के लिए। क्योंकि जिस तरीके से कटौती चल रही है, वो कटौती की अगर बात की जाए तो लगातार भीषण कटौती है और इस कटौती के तहत लोग पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, लोगों का जगना हो रहा है और बिजली लोगों को मुंह चढ़ाती हुई नजर आ रही है। अमेठी की तिलोई डिवीजन के साथ साथ पूरे जनपद में। कैमरा पर्सन सचिन तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, एजन 24/7, अमेठी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज।